नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर दिल्ली वाला, और ये एपिसोड है सेनापति का। अब अलग अलग इलाकों में कुछ तो कैंडिडेट हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, बीएसपी, बीजेपी या जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस के कैंडिडेट, ये सब कैंडिडेट हैं जो फील्ड में हैं, लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे, फ्रंट पर हैं। लेकिन इनके पीछे पूरी एक सपोर्ट सिस्टम है और नेताओं की एक बड़ी लाइन है हर पार्टी में, जो अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अब कुछ सेनापति ऐसे भी हैं जो अभी रणबांकुरे होते, यानी कैंडिडेट होते अपनी अपनी पार्टी में, लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो है गेम ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। चुनाव में जो गणित है वो सीधा सीधा 5+5=10 कभी नहीं होता है। किसी को टिकट मिल जाती है और बहुत सारे लोग टिकट नहीं मिल पाती है। अब आज जो सेनापति हैं, हम हैं हिसार में। अब आपको पता है हिसार इस वक्त पूरे हरियाणा में सबसे हॉट सीट, हॉटेस्ट, मतलब इसकी चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है, शायद हरियाणा के बाहर भी। कई वजह हैं उसकी। तो हमने कहा एक ऐसे सेनापति से आपको मिलवाया जाए और उनको थर्मामीटर लगाया जाए, जो आज शायद पूरे हिसार एमपी कंस्टिट्यूंसी में आप उनका हाथ जोड़े हुए फ़ोटो देख रहे होते वोट देने की अपील करते हुए, लेकिन आखिरी मोमेंट में टिकट कट गया। यानी कि टिकट कट गया भी नहीं कह सकते हैं, किसी और की झोली में वो टिकट चली गई। डिप्टी स्पीकर हैं अभी हरियाणा विधानसभा में, नलवा से आते हैं, जीतकर विधायक बने, कभी आईएनएलडी में थे। अब इतना कहने के बाद नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, रणवीर गंगवा साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत जी, नमस्कार। तो ये जो आपकी थाली में स्प्राउट है, बॉइल्ड सब्जी है, और साथ में इनके एक अभिन्न मित्र भी हैं, तो इनका भी स्वागत कर लेते हैं। सेनापति के साथ भी कई सारे होते हैं, ये पति तो है ही अपने घर में, लेकिन सेना के भी पति हैं। तो ये बॉइल्ड हो गई सब्जी, है ना, और ये फ्रूट्स हो गए, ये रायता हो गया। तो पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा तेल कई बार दिक्कत कर जाता है। ये तेल तो है नहीं इसमें। हाँ, मतलब वही तो कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिक्स में भी कई बार तेल ज़्यादा, बटर तो पता है ना पॉलिटिक्स में बटर लगाने का सिस्टम जी जी है। तो सुना कि टिकट विकेट मिलने वाली थी, आप भी थे लाइन में, बड़ी चर्चा थी पूरे हिसार में कि गंगवा साहब जिंदाबाद, गंगवा साहब जिंदाबाद होगा। तो ये फिर आखिरी मोमेंट में लगता है कुछ गुणा भाग, गणित, जातीय समीकरण, ये वो, उसमें आप रह गए। देखिए रंजन जी, मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की, ना ही मैंने कभी मेरी तरफ से कोई इच्छा जाहिर की। पार्टी ने विचार किया ना किया, पार्टी को पता, हाईकमांड को पता। मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, जहाँ भी ड्यूटी लगा दे हमें काम करना होता है पार्टी के लिए। और इस चुनाव के अंदर भी अब हमारे कैंडिडेट जो हैं चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, और जो मोदी साहब ने 400 पार का नारा दिया है उसके लिए हम कार्य करेंगे और निश्चित रूप से से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। कैंडिडेट देना पार्टी हाईकमांड का काम है, उसको जिताना, उसके लिए कार्य करना वो वर्करों का काम है। हम एक वर्कर के नाते, संगठन में कार्यकर्ता के नाते। तो ये जो 400 पार का नारा है जी, तो आप लोगों ने तो बहुत कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी चौधरी साहब को मैदान में उतारा होगा। सारे नियम कानून टूट गए, वो 72-75 वाला भी कुछ आपकी पार्टी में है, वो सब टूटा, तो कोई बहुत विशेष बात रही होगी। देखो जैसे मैंने पहले कहा, इसके बारे में चिंता करने की, सोचने की, समझने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये तो पार्टी हाईकमांड का काम है कि वो किसको टिकट देते हैं और किसको मैदान में उतारते हैं। जो मैदान में उतरते हैं उसके अंदर हम नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वरूप देख करके और उनके लिए कार्य करने का काम करते हैं। हमें तो टारगेट एक ही होता है कि कमल के फूल को जिताना है। अच्छा, रही बात कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की भी अगर हम बात करें तो कैंडिडेट ठीक है, चौधरी देवलाल जी का बेटा है, राजनीतिक घराने से हैं, बड़ा नाम
हरियाणा के पॉलिटिक्स में चौधरी देवीलाल जी का रहा है, वो प्रधानमंत्री तक वो बने हैं, तो ठीक है। और हमारे भी ठीक है, वो निर्दलीय जीते थे, लेकिन सरकार की सपोर्ट के अंदर वो शुरू से ही डे वन से वो वही थे। कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह। इधर पार्टी ने नाम तय किया, उधर आनंद फानंद में। अभी तो पता नहीं इस्तीफा वाला भी हुआ कि नहीं हुआ। आप तो खुद ही डिप्टी स्पीकर हैं वहाँ। इस्तीफा उन्होंने भेज दिया था, लेकिन जैसे आपको पता है, जब तक फिजिकल वहाँ जा करके और स्पीकर के साहब के पास ना दे, तब तक वो मंजूर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए उनका पेंडिंग है, शायद 30 तारीख को उनको बुलाया, वो जाएंगे, उनका मंजूर हो जाएगा। अच्छा, ये चूँकि तो आपको तो मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानता हूँ। 4 कैंडिडेट हैं, है ना, सब देवीलाल खानदान वाले ही भर गए, एक जेपी को छोड़ करके। उनको भी आप देखें तो वो जो ग्रीन ब्रिगेड था, है ना, पैदाइश और नर्सरी तो वही है। बिल्कुल। 3 लोग तो डायरेक्ट फैमिली से, और एक उसी स्कूल ऑफ थॉट से, जेपी। चारों के चारों देवीलाल स्कूल वाले या परिवार वाले, है ना। नैना चौटाला बहू जी। सुनैना चौटाला बहू, रंजीत चौटाला बेटा, उसके बाद जेपी, वो ग्रीन ब्रिगेड आपको याद ही, आप भी तो थे ही ना उस जमाने में, वहीं हरे वाले झंडे में और चश्मा लगा के ही तो घूमते थे। जी 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 जी। तो आपके पुराने साथी हैं जेपी। ये चारों के चारों, एक तो ये, दूसरा चारों के चारों एक ही बिरादरी, जाट बिरादरी से, चारों के चारों बाहरी। हिसार से ठीक है, जेपी कहेंगे जी हमने इतने इलेक्शन लड़े, हम तो हिसार से रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, है ना। नैना चौटाला कहेंगे मेरा बेटा यहाँ से एमपी रहा, है ना, अजय सिंह भी लड़ते रहे, सब ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन ये चारों एक ही बिरादरी, चारों एक ही स्कूल ऑफ थॉट, चारों बाहरी। जब फील्ड में आप लोग जाते हैं तो ये सवाल तो करता ही होगा। देखिए नीम का पत्ता लेके सिर्फ मैं ही तो नहीं घूमता हूँ, उससे ज़्यादा करेले का जूस लेके तो पब्लिक खड़ी रहती है। देखिए रंजन जी, आपने चौधरी देवीलाल जी का नाम कहा कि उनके परिवार से हैं। मैं समझता हूँ कि अगर परिवार से है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके वारिस वो हो सकते हैं, जो परिवार के लोग हैं। लेकिन जहाँ पॉलिटिक्स की बात है, चौधरी देवीलाल जी की जो सोच जो थी कि जो आम लोगों का, गरीब लोगों का भला किया जाए, वो सोच लेकर के आज कौन चल रहा है, सवाल इस बात का है। वो सोच उनकी जो थी, जिस पे जो कार्य कर होना चाहिए था, आज उस पर अगर कोई चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका जो नारा था कि अंत्योदय तक आज कार्य कर रहे हैं, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए हमारी सरकार ने, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, चाहे बीपीएल कार्ड की बात है, चाहे वो गरीब महिलाओं को गैस उपलब्ध कराने की बात है उज्ज्वला योजना के तहत। और अगर मैं हरियाणा सरकार की भी बात करूं तो आदरणीय मनोहर लाल जी सिंह थे, उन्होंने भी इस तरीके की अनेक योजनाएं चलाई। उस बीपीएल कार्ड की आय सीमा उन्होंने बढ़ाने का काम किया, और एक नहीं 14 फसलों पर आज एमएसपी हरियाणा सरकार जो है वो देने का काम कर रही है, और उसको आगे बढ़ाने का काम अब नायब जी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक सोच है उसका वारिस वही होता है जो उस पर कार्य करे। आज मैं नहीं समझता कि कोई आईएनएलडी या कोई जजपा, ठीक है कि उनके परिवार से उन्होंने उतारा है, कि उस पर कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि ये इन्होंने चौधरी देवीलाल जी की सोच पे ना रह करके उन्होंने कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने कुर्सी त्याग करने का काम किया था। तो फर्क है इस बात में। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज जो जनता है देश की, प्रदेश की, देख रही है कि जनता के हित में कार्य कौन कर रहा है, देश हित के कार्य कौन कर रहा है, देश का नाम विश्व पटल के ऊपर कौन आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये जो चुनाव है, इसमें जो वोट डलेंगे, ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, नरेंद्र मोदी जी हो या कोई राहुल गांधी हो, इस बात को तय करेगा। इसलिए आज देश की जनता जानती है, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें देश के गौरव को विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर आज
देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा कैंडिडेट भारी मतों से यहाँ से जीतेगा। तो मैं जितनी आप बात कह रहे थे इसलिए मैंने आपको रोका नहीं बीच में। तो इसका मतलब हो गया कि जब ये लड़ाई ये है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, है ना, तो कैंडिडेट कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, वोट फिर मोदी के नाम पे ही देना है। निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि मोदी के नाम पे ही वोट पड़ रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार भी आपने हिसार से देखा होगा, ठीक है, चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के भी लीडर रहे, बीजेपी भी में रहे, लेकिन उनका बेटा तो, उनकी तो कोई पहचान, राजनीतिक पहचान नहीं थी, वो तो केवल एक सरकारी अधिकारी थे। अरे उतना ही क्या, मैं तो आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि राजनीतिक पहचान नहीं थी, जाट थे, बीजेपी से थे, और भव्य जो आजकल आपके यहाँ आपकी पार्टी में है वही हैं जिनको अनिल विज, उनके पिताजी को क्या वो कुछ लंगड़ा घोड़ा या क्या कुछ कहते थे ना, अनिल विज, कुलदीप बिश्नोई को याद होगा आपको, तो वो तब कांग्रेस में थे। और यही भव्य बतौर कांग्रेस कैंडिडेट आदमपुर में हार गए थे, कई जगह जमानत जब्त हो गई थी। वही हिसार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो भजन लाल के नाम पे इस परिवार को जिताता रहा है ना। तो इसका तो मतलब सीधा सीधा है ना कि इस इलाके में 2014 में छोड़ दीजिए, 2019 में और 2000 अभी जो माहौल है, या 2019 तो रिजल्ट हमारे सामने, मोदी के नाम पे वोट पड़ा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मोदी जी के नाम पे पड़ा, और ये ठीक है कि भव्या जी हैं, वो हमारे युवा नेता है, और चौधरी भजन लाल जी का नाम भी इस प्रदेश के अंदर बड़े राजनीतिक घराने के अंदर रहा है, लंबे समय तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका एक नाम है, उनके एक वोट बैंक भी है, नो डाउट। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि अब जो ये जो चुनाव नहीं, एक चीज़ मुझे बताइए, जिस वोट बैंक की आप बात करते हैं भजन लाल परिवार की, है ना, देखिए मैं तो बड़ा, मेरी आलोचना भी होती है लेकिन मैं तो खुल करके बात करता हूँ। डबवाली की तरफ से चौटाला सेना आती थी, तब आप उसी सेना के सिपाही थे, और इधर से भजन लाल सेना, और एपिक सेंटर जो है रणभूमि वो हिसार हो जाती थी, उधर से वो सेना, इधर से ये सेना। जो जाटों का जो वोटों का ध्रुवीकरण होता था, जाट वर्सेस नॉन जाटी तो होता था, है ना। तो अब जब नॉन जाटों को ये लगा कि भाई बीजेपी में ज़्यादा महत्व है या ज़्यादा सुकून है, तो वही वोट बैंक पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, उसी का रिजल्ट है। अदरवाइज भजन लाल परिवार की बात होती तो 2019 में भव्य बिश्नोई इतनी बुरी तरीके से क्यों हारते, और रिजल्ट आने के बाद बाबू बेटा दोनों, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, पूरी भयंकर रोए कि बाल्टी का बाल्टी आंसू से भर गया था आदमपुर में, याद होगा आपको? नहीं, ये आप देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि केवल और केवल जाति, ये ठीक है कि हमारा समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, लेकिन केवल जाति के नाम पे ही पॉलिटिक्स हो ऐसा नहीं है। अगर केवल जाति के नाम पे हो 90%, नहीं 80%, कुछ रहता है उसका असर भी, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि नहीं रहता बिल्कुल भी, लेकिन केवल जाति पे नहीं रह सकता। केवल जाति पर अगर पॉलिटिक्स रहे तो फिर रणबीर गंगवा का नंबर तो लगातार यहाँ से नड़वा से नहीं आ सकता था। हमारे जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं वो जब चुनाव में लगते हैं तभी जीतते हैं, और छत्तीस बिरादरी के लोग वोट देते हैं। ये ठीक है कि ये इसमें नो डाउट कि हमारा, क्योंकि समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, कुछ उसका प्रभाव रहता है, लेकिन आज जाति और वर्ग विशेष से हट करके देश हित के अंदर केवल और केवल मोदी साहब के नाम पे वोट आज जो है वो मिल रहा है। ठीक है, आपने भव्य की बात की, है ना। मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो आपको पता है, मैं थोड़ा पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट तो हूँ नहीं। मैं देख रहा था कि जब से ये चुनाव चल रहा है, जब से कैंपेन चल रहा है, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि दूर दूर से सिर्फ नज़ारा देख रहे हैं। कुछ आदमपुर वाले लोग दिल्ली के किसी फार्म हाउस से बैठ कर के देख रहे हैं, कुछ कहीं के लोग कहीं से देख रहे हैं, कुछ कहीं के लोग कहीं से देख रहे हैं। आपको भी तो ये दिख रहा होगा कि दूर दूर से खेल देखने वाले कई लोग हैं इस वक्त हिसार में, और सिर्फ बीजेपी में नहीं, दूसरी पार्टियों में भी हैं। बीजेपी में क्या है कि
मोदी जी का प्रभाव इतना ज़्यादा है, इतना ज़बरदस्त है कि नीचे वाले सिपाही दाएं बाएं हो नहीं सकते हैं। पब्लिकली तो हो ही नहीं सकते, फ्रंट पे आके तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दाएं बाएं कर ले। हाँ, कांग्रेस में चूँकि सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर हो गई है, इसलिए लोग मीटिंग भी कर लेते हैं और कोई ये भी कह देता है भिवानी में कि ठीक है, राव दान सिंह ने जैसे मदद की थी हमें, उससे बढ़िया मदद इस बार हम कर देंगे। वो इसलिए है कि सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर हो गई है ना। बीजेपी में वो है नहीं, तो आप हों चाहे कोई हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल कह रहा हूँ, है ना, जो दूर दूर से खेल देख रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में कई बार जो सामने दिखता है वही होता नहीं है। कई बार आपको पर्दा, बेडशीट, गद्दा उठा के देखना पड़ता है। जैसे वो CBI वाला रेड होता है, देखते हैं ना, गद्दा भी उठाता है, दीवार भी ठोक के देखता है कि इसके अंदर भी कहीं कुछ माल तो नहीं है। तो देखिए रंजन जी, ये आशंका कुछ है क्या जो यहाँ? जो आप बात कह रहे हैं जी। इसमें नो डाउट जो कांग्रेस पार्टी है वो अलग अलग गुटों में बटी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के यहाँ तो अगर किसी को टिकट नहीं मिलती है तो इस टाइप से जो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से विरोध करने कांग्रेस का में काम लोग बोल देते हैं, नहीं, बीजेपी में बोल नहीं पा रहे हैं। मैं बताता हूँ, बीजेपी में बोल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है दिल्ली सैनिक फार्म व्यस्त कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई के घर लड्डू लेकर के मनाने, मतलब क्या बात करते हैं आप? मुख्यमंत्री अपने- यही तो मैंने कहा कि ये कांग्रेस में लीडरशिप कमजोर है तो सब आदमी आकर के कह देता है। बीजेपी में हिम्मत नहीं, आप कहेंगे तो मोदी जी क्या तुरंत एक्शन हो ऐसा जाएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री के जाने की बात है, मुख्यमंत्री समय समय पर अपने विधायकों के यहाँ, अपने नेताओं के यहाँ, अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ नाश्ते पर भी जाते हैं, अच्छा, लंच ये पर भी बताइए जाते हैं। गंगवा साहब, मैं एक मिनट, मतलब आप पब्लिक को क्या समझते हैं? मैं आप पूरी करता हूँ। आप अभी ये आप बताइए मैं आपको मुझे बताता हूँ, मैं आपको कि आप पब्लिक को आज क्या आप समझते हैं? देखिए, आज आप जो देखिए, आप कह देंगे आपको लगता है कि पब्लिक आज जो आप 29 कह रहे तारीख हैं है। वो मान लेगी कि आज- अच्छा मुख्यमंत्री है, सबके यहाँ जाते आज- हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, ये तो जी गाड़ी चलाते थे, ये तो ग्राउंड दरी बिछाते थे, ये मुख्यमंत्री हो गए। आज 29 अप्रैल है और आज आदमपुर के अंदर पता है रैली मुझे। भवेश जी भी वहीं होंगे, कुलदीप जी भी वहीं होंगे, सारे वहीं होंगे। और जो आपने नेताओं की बात की, मैं और ये भी आपकी आप बात नोट समझता कर लीजिए, ये इंटरव्यू जब भी चल रहा हो 1-2 दिन में चलेगा, लेकिन आज 29 तारीख को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद आदमपुर में पहली बार चुनाव घोषित होने के बाद कुलदीप बिश्नोई को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपने साथ उड़न खटोले में बैठा करके ला रहे हैं। भव्य बिश्नोई संभवतः कल रात हिसार पहुंच चुके हैं, आदमपुर नहीं गए हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये, आज 29 तारीख को हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ देर के बाद आपकी रैली है। मुझे ये बताइए कि 29 के पहले बीजेपी का ऑफिस खुला, आप भी गए कई जगह, क्या कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई कहीं गए एक आध जगह? अभी तक तो कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे, केवल और केवल हम ही थे। हमारे कार्यालय तो हमने चुनाव डिक्लेयर होने से पहले खोल दिए थे। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले हर विधानसभा के अंदर हमारे जो है कार्यालय पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खुल गए थे। और जहाँ तक अभी प्रचार अब शुरू होएगा, नॉमिनेशन होएगा, आज से नॉमिनेशन शुरू है, उसके बाद में प्रचार शुरू होएगा। और अब हमारे सारे नेता मैदान में हैं। जहाँ आपने और नेताओं की बात की, सारे नेता हमारे लगे हुए हैं। माननीय हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, वो क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं और उनको दूसरी जगह के भी प्रभार दिया जाता है समय समय के ऊपर। असम के प्रभारी हैं, वो भी अभी आपके बीच में आएंगे और यहाँ प्रचार करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई गुटबाजी या कुछ भी नहीं है। ये ठीक है कि चुनाव लड़ने की इच्छा भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, जो पॉलिटिकल आदमी है उसका। भव्य बिश्नोई ने एक ट्वीट किया था, फिर उसको डिलीट किया, फिर इधर एक मैंने देखा, पढ़ा लिखा लड़का है, विदेश में पढ़ा है ना, तो एक ट्वीट किया अंग्रेजी में, इफ़ यू सी मी इन अ फाइट विथ अ बियर प्लीज प्रे फॉर द बियर। हाँ, तो विरोधियों के लिए कहा था उन्होंने। अच्छा, ये नाम, ये हमारे जो राजनीतिक विरोधी है उनके लिए कहा था, कांग्रेस पार्टी के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए। ठीक है, हमारा युवा नेता है, जोशवाड़ा है, कार्य करेंगे हम सारे मिलकर के और भारी मतों से हम जिताएंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जेजेपी का क्या रहेगा? चाहे वो जेजेपी है, हाँ ना, अभी सिर्फ मैं जेजेपी ही पूछ रहा हूँ। रहे ना 4.5 साल से जेजेपी का, एक सरकार में। जेजेपी का आज हालत ये है कि सारे के सारे उनके जो नेतागण हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं।
और अगर मैं जमानत जब्त की कहूँ तो वो तो जमानत बचाने के लिए तो बहुत ज़्यादा वोट चाहिए, उसके नज़दीक भी वोट उनको कहीं कोई नहीं आएगा। जमानत जब्त के लिए तो छठा हिस्सा वो चाहिए, इतने तो नहीं, उसके तो नज़दीक ही नहीं जाएंगे। मतलब जमानत के नजदीक भी नहीं जाएंगे। जमानत जब्त में से भी जब्त हो सकती है, जमानत जब्त वाले जितने वोट होंगे अच्छा, जमानत उसमें भी से भी जब्त हो सकती है। जमानत सुपर जब्त। हाँ, सुपर जब्त, सुपर जब्त है। बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह? वजह तो लोगों का विश्वास खो देना। तो मतलब सरकार को जेजेपी पे विश्वास था, 4.5 साल तक, चुनाव के ठीक पहले तक वो लेके चले कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, अब ये विश्वास क्यों खो दिया? हो सकता है अगर वो साथ रहते तो ये हालत ना होती। आज उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे लोग। तो आपने ही बाहर निकाला? निकाला कहाँ? अरे, आपने मंत्रिमंडल बनाया, कोई जगह नहीं दी, बाहर कर दिया। मंत्रिमंडल में 4.5 साल तक थे ना। हाँ, तो निकाला ना आप 3 लोगों ने। मंत्री थे। अच्छा, आप लोगों ने निकाला नहीं, मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी तो वो खुद ही बाहर हो गए। निकाले कहाँ? हम खुद बाहर अच्छा, हो आप लोगों ने नहीं निकाला है? गए। नहीं। हाँ? आप लोग तो ये कहा नहीं कि जेजेपी तुम बाहर जाओ। नहीं कहा। मतलब मंत्रिमंडल आप साथ हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल में रहें आप। सारे एमएलए तो मंत्री नहीं बन सकते। हाँ, अच्छा, ये भी एक स्टैंड है, हैं? अभी कि हमने निकाला नहीं है। अभी जो मंत्री है, हाँ, वो तो एक नियम है कि केवल 15% ही बनेंगे। हाँ, तो जरूरी तो नहीं कोई उन्हीं का नंबर, मंत्री चेंज भी होते हैं, नए भी बने। हाँ, तो नए बने हैं ना, हम्म। जिनका पहला नंबर था उसमें बीजेपी के थे, उसमें भी रह तो गए। आपने निकाला नहीं है, वो खुद छोड़ के गए। हाँ, बिल्कुल अपने आप छोड़ के गए हैं। आपने नहीं निकाला? हाँ? नहीं, अच्छा, तो फिर और निकालना कैसे होता है? निकालना तो वो अपने आप छोड़ के गए हैं, निकालना कैसे होता है? आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि बहुत सारे घोटालों की जांच होगी, तो इसकी होगी, उसकी होगी। ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है या कुछ होगा भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और अगर कोई भी कहीं भी किसी का भी कोई घोटाला या और कोई गड़बड़ ये तो हम है, ये मैं आपसे वो तो करते हैं। ये मैं सहमत हूँ आपसे कि जीरो टॉलरेंस है। बाहर वाला कोई मान लिए कीचड़ लगा हुआ है, उसको आप अपने यहाँ लिया तो लेने के पहले वॉशिंग मशीन में उसको धो धा करके, जीरो टॉलरेंस है, दाग नहीं चाहिए, उसका सब दाग वाग सब साफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रफुल्ल पटेल ने लिया, सब दाग वाग क्लीन क्लान कर करके वॉशिंग मशीन में दे के अच्छे से सब वॉशिंग पाउडर डाल करके साफ कर करके फिर उसको ले लिया। अरे, आप तो कोयला को कोहिनूर बना देते हैं। मतलब ऐसा है, जौहरी हैं आप। आरोप लगना और बीजेपी आरोप की सिद्ध होना, नजर जौहरी से कम नहीं है। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना अलग अलग चीजें हैं। तो फिर केजरीवाल पॉलिटिक्स में 24 घंटा केजरीवाल पे क्यों भाषण देते रहते? तो उसका केजरीवाल जी का कौन सा सिद्ध हो गया अब तक? तो सिद्ध हमने कब कहा? अभी वो आरोपी है। अरे, आप लोग दिन रात कह रहे हैं कि आरोपी है तो घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया, तो पैसा ले वो लिया, तो खा लिया। जो एजेंसीज है उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, सबूत दिखाए, तभी कोर्ट ने किया है। वो कौन सा कोर्ट ने? अभी तो चल रहा है सर, कन्विक्टेड कहाँ है? मतलब आपके यहाँ आ जाए तो जब तक कन्विक्शन ना हो जाए तब तक वो हीरा है, हैं? नहीं, हमारे वाले कौन से? हमारे वाले में तो जिसकी आप बात कर रहे हैं उनके तो फैसले आ चुके ना। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, किसकी? मैं तो जिसकी भी बात करें आपने, चाहे आपने कोहिनूर की बात की, कोई और की। अरे, कोहिनूर है। आप अपने खुद से क्यों अंदाजा लगा लिया कि मैं उनके बारे में, किनके बारे में कर रहा हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जो भी जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अरे, एक नहीं, कई कोहिनूर। मैं ये कहता हूँ कि अलग अलग पार्टी। अच्छा, बीजेपी के लिए आप कोहिनूर नहीं है क्या? आप भी हीरा है, नलवा से जीत के जाते एक नायाब हीरा है। तो आप कैसे समझ गए कि मैं कुछ और कोहिनूर की बात कर रहा हूँ? सब कोहिनूर है, 90 के 90 हल्के हैं, 90 कोहिनूर है। मैंने किसी एक व्यक्ति का मैंने नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टियों के अंदर भी अच्छे नेता होते हैं। हर पार्टी के अंदर होते हैं, और जो अच्छा नेता कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। तो केवल हमने क्योंकि जिसने भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी, मेहनत किया, उसका काम तो सिर्फ दरी बिछाना है। बाकी इलेक्शन जीतना, एमपी बनना, एमएलए बनना, कोई एनएलडी से आ जाए, कोई कांग्रेस से आ जाए, कोई जेजेपी से आ जाए, यहाँ वाला तो बेचारा उसकी किस्मत में दरी बिछाने लिखी है, वो दरी बिछाता रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे वर्कर जो
पुराने वर्कर है वो भी चुनाव लड़ते हैं, कोई नया आता है वो भी चुनाव मतलब लड़ता है। एक आपने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसका भी कारण मैं बताऊंगा तो ठीक है। मतलब जिसको आप लोग ढिंडोरा पीटने के देखिए कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री हो गया, बाकी सब दरी बिछाता रहेगा। बाकी चुनाव लड़ना होगा तो 10 में 6 कहता है ना ये कांग्रेस वाले लोग कि 10 में 6 उधार के, और फिर भी नारा 400 पार के। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब फील्ड में जाते होंगे तो ये सब सवाल, इन सवालों का जवाब देना पड़ता होगा ना। मैंने जैसे पहले कहा कि हर पार्टी के अंदर अच्छे आदमी होते हैं, और अच्छा आदमी जहाँ भी उसने कार्य किया, पब्लिक में गया, वो उसकी पॉलिटिक्स की पूंजी होती है, वो अपनी पूंजी लेकर के साथ में आता है, तो पार्टी के अंदर और शामिल करता है तो और बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको ही टिकटें दी जाती है, और एक से ज़्यादा भी विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन टिकट है क्योंकि एक जगह से एक कोई दी जा सकती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई दूसरी पार्टी से आकर के उसको क्यों दे दिया। दूसरी पार्टी से उसका एक मेहनत होती है पूरे जीवन की उसकी, और उसका एक नाम होता है, तो उसका बेनिफिट भी पार्टी को मिलता है, और वो विनिंग है जनता के अंदर। ये 9 हलके हैं हिसार में जी, विधानसभा वाइज। सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि ये मैं पूछूंगा कि 9 हलकों में कहाँ कहाँ बीजेपी की लीड रहेगी, तो आपका जवाब होगा कि 9 जगह होगी, है ना। सबसे ज़्यादा किस हलके में आपको लगता है कि लीड मिलेगी बीजेपी को, नो अगर डाउट ये मान लिया जाए आपके अनुसार? मैं बताता हूँ आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा हिसार है वो शहरी क्षेत्र है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जीत, बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की, एक तरफा वोट इसमें पड़ेंगे। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नड़वा के अंदर हमें, पिछली बार हम 33,000 से ज़्यादा मतों से लोकसभा का चुनाव जीते थे। इस बार हमने तय किया कि कम से कम हम 50,000 वोटों से नड़वा से हम अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करें। ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल पिछली बार 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीता था, और इस बार मैं समझता हूँ कि 4 लाख से ज़्यादा वोटों से कैंडिडेट हमारा जीतेगा यहाँ से। तो 4 जून को फिर फोन करूंगा आपको मैं, और बिल्कुल निश्चित तौर पे 4 जून को मैं मिलूंगा आपसे, है ना, और आपके कैमरे पर ही पार्टी दूंगा। मैं आपको याद कराऊंगा कि 29 तारीख को हम नाश्ते पर बैठे थे, तब मैंने कहा था 4 लाख, और आज आप मिला लीजिए 4 लाख। बिल्कुल 4 जून और 4 लाख, 4 लाख जून और क्रॉस 4 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक जी। तो ये गंगवा साहब हैं, सेनापति हैं। अगर ऊपर वाले ने लिखा होता तो शायद इस वक्त ये हिसार से चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन कोई एक ही लड़ सकता है। वो ऊपर वाले ने 2024 में वो टिकट चौधरी रंजीत सिंह के नाम लिखा था। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, देखिए मतलब जो हमने खाया है वो सब, हर दाने पे हमारा नाम, कुछ पे इनका कुछ पे उनका लिखा है। बाद बाकी जो हिसार की पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स, वो कई बार बहुत मायने रखती है, और सेनापति एपिसोड का करने का मकसद भी वही है कि उस इंटरनल पॉलिटिक्स को भी आप थोड़ा थोड़ा समझिए। सिर्फ वो नहीं होता है जो आपको दिखाई पड़ता है या अखबार में स्टेटमेंट पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं। चुनाव एक गणित है, उसमें बहुत गुणा भाग जोड़ घटाव बहुत कुछ चलता रहता है, और जो सेनापति एपिसोड्स हम कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, वो उसी मकसद से कर रहे हैं कि ज़रा उन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी समझिए। कोशिश तो मैं ये भी करूँगा कि भव्य विश्नोई से बात हो, लेकिन बड़े लोग हैं, और पता नहीं, लोग कहते हैं कि रंजन साहब लोग आपसे डर जाते हैं। अब मैं इतना खूंखार तो दिखता नहीं हूँ, कोशिश करूँगा। वो सेनापति भी हिसार के हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और किसी का बीपी बढ़ता हो तो बढ़ने दीजिए। बाद बाकी 4 जून को तो अपना काम मिठाई खाने से है। जहाँ मिठाई, जहाँ लड्डू बटेगा वहीं चलेंगे सब के सब। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।